गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर 5 चल रहा था हमारा, जिसके पार्ट 2 हमने देख लिए थे। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था डोबेराइन और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम देखा था। पार्ट सेकंड में हमने मेंडलीव की जो आवर्त सारणी उसकी कंप्लीट बातें हमने कर ली हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट मोस्टली आती है वो आती है हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, कि तत्वों का वर्गीकरण चल रहा था। तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहला वैज्ञानिक हमारे पास आया डोबेराइन। डोबेराइन ने तत्वों का तीन तत्वों के समूह बनाए। फिर इसके बाद इसकी कोई कमियां रह गई भाई, इसने 3 ही त्रिक बना पाए। इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आया हमारा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने 8 तत्वों के समूह बनाए और संगीत के स्वरों के आधार पर उन्होंने रखा कि पहले तत्वों का जो गुणधर्म होते हैं वो 8 तत्वों के गुणधर्म के समान होते हैं। लेकिन इसकी भी कमियां रह गई कि ये सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। फिर मेंडलीव आया तो मेंडलीव ने भी तत्वों को आवर्त सारणी बनाई। तत्वों के लिए उसने 7 तो आवर्त बनाए और 9 वर्ग बनाए। लेकिन इसके बाद इसकी भी क्या रह गई, कमियां रह गई। तो इसकी सभी कमियों को दूर करने के लिए फिर लास्ट में सारणी बनी आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बनी? आधुनिक आवर्त सारणी, जिसका आविष्कार किया था हेनरी मोजले ने। तो आज हम इस पार्ट में यही देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है। तो ये लंबी चौड़ी आधुनिक आवर्त सारणी है और बहुत बड़ी है, और जो भी छोटी छोटी बातें हैं इसकी समझते चलेंगे। ठीक है, विशेषताएं क्या हैं इसकी और इसके क्या क्या गुण हैं, क्या होती है, कौन से वर्ग किस प्रकार से होता है, कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, वर्गों को भी किस प्रकार से बांटा गया, आवर्तों को भी किस प्रकार से बांटा गया है। तो ये सभी चर्चाएं इसमें करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। देखो भाई, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इससे पहले हम मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़ा है और डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत पढ़ा है। आज हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी। तो ये याद रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी देने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? हेनरी मोजले। किसने बनाई थी? हेनरी मोजले ने बनाई थी। तो इसमें लिखेंगे सन अब भाई कब बनाई गई थी? है सन 1913 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? सन 1913 में। तो सन 1913 में हेनरी मोजले, सन 1913 में हेनरी मोजले, किस नाम क्या था इसका? हेनरी मोजले ने। और ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पे बनाई गई थी, परमाणु भार के नहीं, परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। सन 1913 में हेनरी मोजले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। भाई इसने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में उसने क्या किया? व्यवस्थित किया। तो इस व्यवस्थित करने के लिए इसने एक सारणी बनाई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए एक सारणी बनाई। ऐसे लिख सकते हैं आप कि व्यवस्थित करने के लिए है ना, लियो लिखेंगे यहाँ पे, करने के लिए एक आवर्त सारणी बनाई। क्या बनाई भाई? एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे क्या कहेंगे? जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है,
देखो आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, ठीक है। तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, ये बात याद रखेंगे, किसके आधार पर बनाई है, अब की बार परमाणु क्रमांक। आपने देखा होगा कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके आधार पर बनाई जा रही है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर बनाई जा रही है। ये अंतर है, इसमें ध्यान रखेंगे कि मेंडलीव ने तो जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाई थी, जबकि जो हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी बनाई वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में बनाई है, ठीक है। तो ये बात आप ही याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे इसका आवर्त नियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आवर्त नियम। जैसे मेंडलीव का आवर्त नियम लिखा था तो फिर हेडिंग लगाएंगे आप आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम बोलें इसको, है ना। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम। देखो भाई आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। देखो भाई अगर आपको मेंडलीव का आवर्त नियम याद है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था, मेंडलीव की बात कर रहे हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम था कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। याद है क्या, कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पे परमाणु भार की जगह क्या लेंगे, केवल परमाणु क्रमांक, और यही आवर्त नियम हो जाएगा। क्यों लेंगे, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। तो केवल परमाणु भार के आधार पर आप परमाणु क्रमांक चेंज कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, आधुनिक आवर्त नियम बन जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि तत्वों के गुणधर्म, क्या लिख सकते हो, कि तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म, तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं भाई, आधुनिक आवर्त नियम। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो ये आधुनिक आवर्त नियम है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के या परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आधुनिक आवर्त नियम हो गया। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आधुनिक आवर्त सारणी, क्या दिखाई दे रही है, आधुनिक आवर्त सारणी। एक बार आप इस आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे, क्या देखेंगे, यह आधुनिक आवर्त सारणी आपकी क्या है भाई, आधुनिक आवर्त सारणी। इस आधुनिक आवर्त सारणी में देखो इसने क्या किया, ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी जिसको बनाया था हेनरी मोजले ने। किसने बनाई थी, ये हेनरी मोजले की है। तो इसने बनाया था हेनरी मोजले ने, हेनरी मोजले, ठीक है। हेनरी मोजले के द्वारा ये बनाई गई थी। अब इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे 18 वर्ग। देखो ये खड़ी लाइनें हैं आपकी, देखो खड़ी लाइनें, एक ऐसे खड़ी लाइनें ऐसे, ये कितनी लाइनें हैं, 18 लाइनें, टोटल कितनी हैं, 18। और आडी लाइनें देखेंगे जैसे 36 लाइनें, तो ये कितनी है, देखो 36 लाइनें, एक ऐसी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अगर आवर्त की बात करें, किसकी बात करें, आवर्त की, तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त तो कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। अगर वर्ग की बात करें कि वर्ग कितने होते हैं, तो वो होते हैं 18। तो ये याद रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तो होते हैं 7,
आवर्त क्या होते हैं 7 और वर्ग क्या होते हैं 18। कितने होते हैं भाई 18 वर्ग होते हैं। इन सभी की चर्चाएं हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तो कितने होते हैं 7 और वर्ग कितने होते हैं 18 होते हैं। कितने होते हैं भाई 18 वर्ग होते हैं। इन सभी की चर्चाएं करेंगे। तो ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, आप इसको बनाएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी ये आपकी तत्व वगैरह दे के परमाणु भार के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर किसके आधार पर बनाई गई है, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। ये आपकी बनाई गई है परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर बनाई गई है ना, के बढ़ते क्रम पर बनाई गई है। ठीक है। अब इस आवर्त सारणी में आपको धातुएं दे रखी हैं और उपधातुएं दे रखी हैं और अधातुएं दे रखी हैं। ठीक है। तो देखो धातुएं का रंग किस प्रकार का है, चित्र में देख लें। धातुएं ये आपकी सब धातुएं इधर वाली क्या है, ये धातु। और ये जो टेढ़ी रेखा आपको दिखाई दे रही है, टेढ़ी रेखा यहाँ पे, ये टेढ़ी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है उपधातु हैं। क्या है देखो उपधातु, ये लिख रखा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं और अधातुओं को अलग करती है, जिस पर क्या है उपधातुएं हैं। क्या है भाई उपधातुएं, ये उपधातुएं। अधातु क्या हो जाएंगे इधर वाली, ये आपकी अधातु हो जाएंगी, इधर वाली ये क्या हो जाएंगी धातु हो जाएंगी, ये आपकी क्या हो जाएंगी धातुएं हो जाएंगी। ठीक है। तो इन सभी की चर्चा हम करने वाले हैं, इन सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो आप एक बार ये आधुनिक सारणी बना लेंगे। अब इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषता हैं। ठीक है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी की हम विशेषता देखने वाले हैं। ठीक है भाई। ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं, हेडिंग डालेंगे आगे। हेडिंग डालें आप, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। सबसे पहले विशेषता में लिखेंगे कि इसमें आवर्त कितने होते हैं और वर्ग कितने होते हैं। तो लिखें, इसमें पहली विशेषता लिखें, 1 नंबर लगा के लिखें। लिखें आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। अब देखो भाई, वर्ग और आवर्त की बात आ रही है, तो वर्ग और आवर्त के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग किसे कहते हैं, आवर्त किसे कहते हैं, ये चीज़ें आप जानते हैं। मैंने पहले बता चुका हूँ मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि वर्ग किसे कहते हैं और आवर्त किसे कहते हैं। ठीक है। तो वर्ग तो किसे कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं उनको तो आप वर्ग बोलेंगे, और जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उनको बोलेंगे आवर्त। तो आवर्त होते हैं 7, यानी क्षैतिज रेखाएं तो आपकी 7 हैं और ऊर्ध्वाधर लाइनें आपकी 18 हैं इस सारणी में। ठीक है। आवर्त होते हैं। ये पहली विशेषता कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 क्या होते हैं भाई आवर्त होते हैं। ठीक है। अब दूसरी विशेषता क्या है कि जो प्रत्येक वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है, उनके उपवर्ग बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, उपवर्ग बनाए गए हैं ना, उपवर्ग विभाजित नहीं किया गया, यानी कि इस सारणी में प्रत्येक वर्ग को उपवर्ग में विभाजित नहीं किया गया है, उपवर्ग में विभाजित नहीं किया गया है। ये बात इसकी विशेषता में आती है। तो आवर्त सारणी में लिखेंगे, आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में तत्वों को आवर्त सारणी में तत्वों के, ऐसे लिखेंगे, तत्वों के समस्थानिक
समस्थानिकों का स्थान निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये विशेषता है। जैसे हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या पढ़ा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का जो स्थान है वो निर्धारित नहीं किया गया था, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है इसमें तत्वों का जो समस्थानिक होते हैं उनका स्थान निर्धारित किया गया है। तो ये विशेषता है ना, क्योंकि अब कारण भी है इसका, देखो क्योंकि कारण लिखेंगे क्योंकि तत्वों को परमाणु संख्या या क्रमांक ना, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता है इसकी कि समस्थानिकों को सही स्थान दिया गया, यानी निर्धारित स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित लिखा गया है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा गया है। क्या लिखा गया भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा गया है। तो ये बात भी इसकी विशेषता में आती है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित लिखा गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित लिखा गया है। भाई तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा गया है। जैसे सोडियम है, सोडियम कितने नंबर पे आता है भाई? 11 नंबर पे आता है। जैसे हमारे को देखो क्रम से लिखे गए हैं, तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखा गया है, तो हम देखेंगे कितने नंबर पे आ रहा है भाई? 11 नंबर पे। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 11 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि पहला जो कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे में कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, और यहाँ भी आपको बता दिया जाएगा। जैसे आगे आएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह लिखना तो अब बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित लिखा गया है। ये अगली विशेषता थी इसकी। फिर अगली विशेषता आती है इसकी कि आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? ध्यान देंगे, एफ ब्लॉक। अब देखो तत्व को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक होते हैं। चारों ब्लॉकों के बारे में मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी विशेषताएं लिखें आप। आधुनिक आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को नीचे स्थान पर लिखा गया है ना, नीचे स्थान पर लिखा गया है, जिसमें देखो इसमें क्या क्या आते हैं, जिसमें छठवें आवर्त में आने वाले
अब देखो ये जो एफ ब्लॉक है इसमें कौन कौन सी आवर्त आते हैं, एक तो छठवां और एक सातवां ना। तो छठवें आवर्त में आने वाले तत्वों को लेंथेनाइड क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड। आने वाले तत्वों को लेंथेनाइड तथा सातवें आवर्त में आने वाले तत्वों को सातवें आवर्त में आने वाले तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, आने वाले तत्वों को एक्टिनाइड क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया है। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो उनको नीचे आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, जिसमें छठवां और सातवां आवर्त आता है। छठवां जो आवर्त आता है उसमें तत्व जो होते हैं उनको बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी, और सातवें आवर्त में जो तत्व आते हैं उनको बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। जैसे आपको मैं समझाऊं, देखो अभी आवर्त सारणी में देखते हैं, ये जो आपकी आवर्त सारणी है देखो नीचे ये रखे गए ना नीचे आपको, ये तो लेंथेनाइड श्रेणी, ये कौन सी होती है, एक्टिनाइड श्रेणी होती है। इनमें 14 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 14 तत्व होते हैं। तो लेंथेनाइड श्रेणी में 14 तत्व, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व होते हैं। ठीक है भाई, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को नीचे लिखा गया है। इन तत्वों को बोला जाता है एफ ब्लॉक के तत्व। क्या बोला जाता है भाई, एफ ब्लॉक के तत्व है। ये जो आपके तत्व हैं वो हैं एफ ब्लॉक के तत्व है। कौन से तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, ये आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। अभी ये आपको बता देता हूँ कि ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग रखे गए हैं, आवर्त कौन कौन से रखे गए हैं। अभी आपको ये सभी चीज़ें बताएंगे। पहले आप विशेषता लिखेंगे भाई, विशेषता क्या क्या है ना। विशेषता आने के बाद में हम ये चीज़ों के बारे में जान लेंगे कि कौन कौन से ब्लॉक किस प्रकार से हैं। देखो महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे ना, वहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको सब बता दिया जाएगा कि एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है। इन ब्लॉकों को बांटा गया है। वर्गों के जो वर्ग हैं इनको वर्गों में बांटा गया है। आवर्त होते हैं तो आवर्तों को भी बांटा गया है। तो किस प्रकार से बांटा गया ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया, जिसको एक तो लेंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं और इसको एक्टिनाइड श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या चल रहा है, आवर्त सारणी चल रही है, आधुनिक आवर्त सारणी चल रही है। इसकी क्या चल रही है, विशेषताएं चल रही हैं। क्या चल रही हैं भाई, विशेषता चल रही है। अब एक विशेषता और लिखेंगे आप इसकी आवर्त सारणी की, फिर ये विशेषता हो जाएंगी, फिर मोस्टली बातें देखेंगे ना। तो आवर्त सारणी की लास्ट विशेषता ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल को सही जगह पर व्यवस्थित किया गया है। सही जगह पर व्यवस्थित स्थित किया गया है। तो ये इसकी पांचवी विशेषता थी। क्या विशेषता थी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकल को सही स्थान पर व्यवस्थित किया गया है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी की क्या थी भाई, विशेषताएं थी। क्या थी, विशेषता थी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे भाई, इसमें वर्ग क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं और आवर्त क्या होते हैं, वर्गों को किस प्रकार से रखा गया है, आवर्तों को किस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, इनकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब आगे इनकी मोस्टली महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है ना। तो महत्वपूर्ण बिंदु देखो क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु। देखो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देखो
सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गों की। किसकी बात करेंगे? वर्गों की। भाई जो वर्ग हैं उनको किस प्रकार से कैसे बांटा गया है? तो वर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग में आते हैं, कौन कौन से किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, पहली बात करेंगे वर्गों की। तो वर्ग का वर्गीकरण करेंगे कि भाई वर्ग किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहला आता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के तत्व है ना, एस ब्लॉक के तत्व। आप देखेंगे एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक के तत्व में वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? एस ब्लॉक में वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 1 के तत्व तथा वर्ग 2 के तत्व, वर्ग 1 तथा वर्ग 2 के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, याद रखेंगे, तो कहते हैं। हारी बात समझ में? वर्ग 1 के तत्व तथा वर्ग 2 के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। अब इसमें वर्ग 1 आता है और वर्ग 2 आते हैं। इस दोनों तत्वों को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एस ब्लॉक के तत्व। ध्यान देंगे, जो वर्ग 1 के तत्व हैं, वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो वर्ग 1 के तत्व को कहा जाता है साहार्य धातु। क्या कहा जाता है? साहार्य धातु। तो वर्ग 1 के तत्व को साहार्य धातु, साहार्य धातु तथा वर्ग 2, ये अन्य नाम है इनके, वर्ग 2 के तत्वों को, वर्ग 2 के तत्वों को सारीय मृदा धातु, क्या कहा जाता है भाई? सारीय मृदा धातु कहा जाता है। मृदा धातु कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपका एस ब्लॉक है कि एस ब्लॉक में वर्ग 1 के तत्व तथा वर्ग 2 के तत्व आते हैं, इनको कहते हैं हम एस ब्लॉक के तत्व। वर्ग 1 के तत्व को सारीय मृदा धातु भी और वर्ग 2 के तत्वों को सारीय मृदा धातु भी कहा जाता है, ठीक है। अब एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं ये आपको पता हो गया। वर्ग 1 के तत्व और वर्ग 2 के तत्व को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, ठीक है। अब एस वर्ग 1 और वर्ग 2 कौन कौन से, देखो आवर्त सारणी में देखते हैं। ये आवर्त सारणी आपकी क्या है? आवर्त सारणी। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो वर्ग 1, ये आपका वर्ग 1 है, ये आपका वर्ग 1 है और ये वर्ग आपका 2 है। इन दोनों वर्गों को कहेंगे एस ब्लॉक के तत्व है। क्या कहेंगे भाई? एस ब्लॉक के तत्व है। तो यहाँ देखेंगे ये जो दोनों वर्ग हैं, ये दोनों, यहाँ से एक मिनट देखेंगे, ये जो दोनों वर्ग हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे, ये जो दोनों आपके वर्ग हैं, ये दोनों वर्ग आपके ये दोनों वर्ग कहलाते हैं एस ब्लॉक के। कौन से ब्लॉक के? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 इन दोनों को उतारेंगे और ये दोनों क्या हैं? एस ब्लॉक के तत्व हैं। क्या है भाई? एस ब्लॉक के तत्व। समझ में आ गया? वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो ये एस ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। कौन से वर्ग के तत्व हो जाएंगे? एस ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये एस ब्लॉक के तत्व आपको हो गए। अब आगे चलते हैं दूसरा, ठीक है। अब हम चलेंगे डी ब्लॉक। एस ब्लॉक के बाद में कौन सा चलेंगे? डी ब्लॉक। वैसे तो पी ब्लॉक आता है लेकिन डी ब्लॉक की पहले बात कर लेते हैं ना। तो अब आगे लिखेंगे डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक पढ़ेंगे? डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना। तो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है भाई। डी ब्लॉक के तत्व क्या है, इनकी चर्चा करेंगे। तो देखो डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं। डी ब्लॉक
के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। देखो भाई डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक के होते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे वर्ग संख्या 3 से वर्ग 12, वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, डी ब्लॉक के तत्व। तो वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। हरी बात समझ में? क्या लिखा हमने कि वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक, जिन्हें, इनका दूसरा नाम भी लिखेंगे, जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं भाई, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और ये कौन से ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। कौन से ब्लॉक में आते हैं भाई? डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक के तत्व हो गए वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक के जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं, और जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। कौन से तत्व बोला जाता है भाई? संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आवर्त सारणी में, यह आपकी क्या है, आवर्त सारणी है। ये दिखाई दे रहा है आपको आवर्त समूह संख्या 3 से, ये देखो ये रहा, ये 3 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, 12 तक जा रहा है। जा रहा है ना 12 तक? अरे जा रहा है ना 12 तक। तो ये 3 से लेकर 12 तक, ये कौन सा ब्लॉक हो गया आपका? डी ब्लॉक हो गया। कौन सा ब्लॉक हो गया भाई? डी ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक, डी ब्लॉक हो गया आपका। तो डी ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं आपके? डी ब्लॉक में आते हैं वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक के संपूर्ण तत्व क्या कहलाएंगे? आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, जिनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। इसकी बात करें तो इसको बोला जाता था क्या? पहले तत्व को क्षारीय धातु, क्या बोला जाता था? क्षारीय धातु। और इनको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा। ठीक है, तो ये नाम आपको बता दिए गए हैं ना। तो ये आपका डी ब्लॉक हो गया। कौन सा ब्लॉक हो गया भाई? डी ब्लॉक। आगे चर्चा करते हैं। ठीक, ये आपका डी ब्लॉक हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व। देखो भाई पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो वर्ग संख्या 13 से लेकर कहाँ तक होते हैं? 18 तक होते हैं। क्या होते हैं भाई? 18 तक। 13 से लेकर 18 तक जो तत्व होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। देखो ये रहे आपके 13 से लेकर 18 तक, ये वर्ग चल रहे हैं ना 13 से 18 तक, ये रहा 13 से लेकर 18 तक ये चल रहे हैं। इनको बोलेंगे पी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। कौन से बोलेंगे भाई? पी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। तो 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व होते हैं उनको पी ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। कौन से बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। समझ में आ रही भाई? ये बोला जाता है इनको पी ब्लॉक के। इनको बोलते हैं मुख्य तत्व बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मुख्य तत्व। मुख्य तत्व बोल सकते हो इनको, या निरूपक तत्व भी बोला जाता है। ठीक है, अब इनकी चर्चा यहाँ पे करते हैं। देखो आगे तो लिखेंगे डी ब्लॉक, पी ब्लॉक में लिखेंगे वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है।
कहा जाता है, जिन्हें मुख्य तत्व या निरूपक तत्व भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन से ब्लॉक की बात होगी? पी ब्लॉक की। इसके बाद हमने एक ब्लॉक देखा था एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में दो श्रेणियाँ आती हैं, एक तो आती है कौन सी भाई? ये तो वर्गों की बात होगी। अब एक आता है आपका एफ ब्लॉक। कौन सा आता है? एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में आते हैं आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर 7। तो इसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक लिखेंगे? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो ध्यान देंगे एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो आते हैं इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी आती है। कौन सी आती है? लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणियों को एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो आप लिख सकते हैं आवर्त 6 व आवर्त 7 के तत्वों को आवर्त 6 व आवर्त 7 के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, आवर्त 6 व आवर्त 7 के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। कौन से तत्व बोलेंगे? बिल्कुल एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें, इनका दूसरा नाम भी देखो, जिन्हें क्या कहा जाता है? अंत है, जिन्हें, एक मिनट देखेंगे, जिन्हें अंतः संक्रमण, कौन से तत्व बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो आवर्त 6 व आवर्त 7 के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, जिन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है भाई, देखेंगे जो आपकी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी होती है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो आवर्त 7 होता है, आवर्त 6 होता है, आवर्त 6 के तत्व जो होते हैं उनको श्रेणी बोला जाता है लेंथेनाइड श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोला जाता है? लेंथेनाइड श्रेणी बोला जाता है। लेंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं इसको, तो लेंथेनाइड श्रेणी। ठीक है, और जो आवर्त आपका 7 होता है, आवर्त 7 होता है, इसकी श्रेणी को बोला जाता है एक्टिनाइड श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोला जाता है? एक्टिनोइड श्रेणी। ठीक है, एक्टिनोइड श्रेणी। ये भी आपको ध्यान रखना, पहले लिखा भी दिया मैंने कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो ये हमने बात कर ली ब्लॉकों की। तो ब्लॉक क्या है? देखो आपको दोबारा से यहाँ बता रहा हूँ आपको। एक तो आपका होता है एस ब्लॉक। क्या होता है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में वर्ग कौन से आते हैं? वर्ग 1 से 2 तक, वर्ग 1 से 2 तक, ये तो एस ब्लॉक में आते हैं। बात करें पी ब्लॉक की, किसकी बात करें? पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में आते हैं आपके वर्ग 13 से 18 तक। अगर बात करें हम किसकी? डी ब्लॉक की। किसकी बात करें? डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में आते हैं 3 से, वर्ग संख्या 3 से 12 तक आती है। ठीक है, और लास्ट आपका जो वर्ग होता है वो एफ ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक होता है? एफ ब्लॉक, जिसमें आपकी लेंथेनाइड श्रेणी, एक तो आती है आपकी लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी, और वह एक्टिनाइड श्रेणी आती है। इसमें कौन सी श्रेणी आती है? एक्टिनाइड श्रेणी आती है। तो ये ब्लॉकों की बात हो चुकी है। किन की बात हो गई है? ब्लॉकों की। तो ब्लॉक 4 होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में वर्ग 1 से 2 तक आते हैं, पी ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक तत्व आते हैं, और डी ब्लॉक में 3 से 12 तक तत्व आते हैं, और एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी आती है। तो ये आपके ब्लॉकों की बात होगी। एक बार आप आवर्त सारणी को देखेंगे,
आवर्त सारणी को देखते हैं तो देखो यहाँ पे आपको वर्ग संख्याएं दे रखी हैं 1 से 18 तक। तो इनमें कौन से ए ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, और ये जो लास्ट में नीचे 2 सारणियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये जो नीचे वाली, इनको बोला जाता है ए ब्लॉक। लेंथ लैंड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, इन दोनों को बोला जाता है ए ब्लॉक के तत्व है। ठीक है भाई, तो ये बात यहाँ तक हो गई है। आगे देखो क्या है मोस्टली बिंदु, ये महत्वपूर्ण बिंदु चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं भाई, महत्वपूर्ण बिंदु चल रहे हैं जिनकी बात हम चर्चा ही कर रहे हैं। आगे देखो क्या लिखेंगे, आगे मोस्टली बातें लिखेंगे और ये बातें आपको ध्यान में रखनी है ना। आप देखो भाई आगे लिखेंगे, आप देखो मोस्टली बातें में कि वर्ग संख्या, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको जानना ज़रूरी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्ग संख्या 18, वर्ग संख्या कौन सा 18, वर्ग संख्या 18 के सभी तत्वों को अक्रिय गैस क्या बोला जाता है, अक्रिय गैस। देखो हमने बीच में पढ़ा था ना अक्रिय गैस है ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैस सही जगह पर फिट हो चुकी थी ना। तो अक्रिय गैस क्या होती है, देखो वर्ग संख्या 18 के सभी तत्वों को अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, निष्क्रिय गैस बोला जाता है। निष्क्रिय गैस, और भी इनके नाम होते हैं, निष्क्रिय गैस, या हम इसका नाम बोल सकते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं इनको, नोबल गैस बोला जाता है, नोबल गैस कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, देखो भाई वर्ग संख्या 18 के सभी तत्वों को अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या नोबल गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अक्रिय गैस उन्हें कहा जाता है जिनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण बरा होता है, जिनका अष्टक कोष पूर्ण रूप से क्या होता है, बरा होता है, जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होता, बाहर की कक्षाओं में सभी कोष पूरे के पूरे भरे होते हैं, उनको बोला जाता है अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या नोबल गैस कहा जाता है। तो ये 18 वर्ग के जो भी गैसें हैं उनका अष्टक पूर्ण रूप से भरा होता है, क्योंकि कारण लिख देंगे, क्योंकि इनका संयोजी कोष पूर्ण बरा होता है, ठीक है भाई। इनका जो संयोजी कोष होता है वो क्या होता है, पूर्ण बरा होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनके प्रत्येक वर्ग के कुछ मोस्टली नाम होते हैं, जैसे वर्ग अलग अलग वर्ग रखे गए हैं जिनको अलग अलग नाम दे दिया गया है ना, तो ये नाम आप याद रखेंगे। जैसे हमने पढ़ा वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि वर्ग 13 की बात करें, किसकी बात करें, वर्ग 13 की, तो वर्ग 13, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, वर्ग 13 के तत्व, वर्ग 13 के तत्वों को बोरोन परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बोरोन परिवार, बोरोन परिवार के तत्व कहा जाता है। आपको पूछ ले कि कौन से वर्ग के तत्वों को बोरोन परिवार कहा जाता है, तो बोरोन वर्ग किसको कहा जाता है, वर्ग 13 के। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ग 13 है वो बोरोन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, बोरोन से। देखो ध्यान देंगे, वर्ग 13 में चलते हैं ना, ये आपका वर्ग 13 है, ये रहा आपका वर्ग 13। ठीक है, इस वर्ग में देखेंगे तो पहला जो तत्व आता है वो आपका बोरोन आता है। कौन सा आता है भाई, बोरोन। तो ये 13वां वर्ग आपका बोरोन से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है बोरोन परिवार। जैसे 14वां है तो ये देखो पहला तत्व, 14 वर्ग का जो पहला तत्व है वो कार्बन है, तो ये इसको कहेंगे कार्बन परिवार, इसको कहेंगे नाइट्रोजन परिवार, इसको ऑक्सीजन परिवार। इस प्रकार जो पहला तत्व होता है उसी के आधार पर उनका पहला नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, जिस वर्ग का पहला तत्व होता है वही उसका
परिवार कहलाएगा। जैसे बोरोन से स्टार्ट होता है 13वां वर्ग तो बोरोन परिवार, 14वां वर्ग कार्बन से स्टार्ट होता है तो कार्बन परिवार, 15वां वर्ग नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है तो ये क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन परिवार कहलाएगा। और 17वां वर्ग देखो फ्लोरीन, यानी कि जो ये हेलोजन है आपके, ये तो तत्व हैं हेलोजन वर्ग कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, हेलोजन परिवार बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे और आपको मैं लिखा भी देता हूँ, ठीक है। 13 के तत्वों को बोरोन परिवार कहा जाता है, क्योंकि देखो ये बोरोन से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसमें बोरोन आता है, फिर आपका एल्यूमिनियम आता है, फिर आपका Ga आता है, फिर आपका इंडिनियम आता है और फिर टेलोनियम आता है ना, ये आपके तत्व आते हैं। इसको याद भी कर सकते हैं, देखो इसका नाम बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, ये ट्रिक होती है याद करने की। बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, कैसे याद कर सकते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, ऐसे इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ग की क्या होती है, ट्रिक होती है, ये आपको मैं पूरी लिखा दूंगा। ऑफलाइन में ये ऐसी चीज़ें लिखाई जाती हैं, तो ऑफलाइन में ये सभी वर्गों की मैं ट्रिक आपको एक साथ लिखा दूंगा, तो ट्रिक वाइज आपको ये प्रत्येक वर्ग आपको याद हो जाएगा, ठीक है भाई। तो वर्ग 13 के तत्वों को बोरोन परिवार कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, देखो इसी प्रकार हम बात करें वर्ग 14 के जो तत्व हैं, वर्ग 14 के जो तत्व हैं उनको किस परिवार से बोला जाता है, तो कार्बन परिवार से बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कार्बन परिवार, इसको बोला जाता है कार्बन परिवार से, कार्बन परिवार के तत्व है, कार्बन परिवार के सदस्य या तत्व बोल सकते हो आप, है ना, जिनसे अर्धचालक बनाए जाते हैं। इनसे देखो अर्धचालक भी बनाए जाते हैं, ये भी लिख लेंगे, इनसे अर्धचालक बनाए जाते हैं, अर्धचालक बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो कौन से वर्ग से अर्धचालक बनाए जाते हैं, ये भी वर्ग 14 आ जाएगा इसमें आंसर आना, ठीक है। अब जैसे हम बात करें वर्ग 15 की, किसकी बात करें, वर्ग 15 की, तो देखो वर्ग 15 को कहेंगे नाइट्रोजन परिवार के सदस्य, क्या बोलेंगे इनको, नाइट्रोजन परिवार के सदस्य, नाइट्रोजन परिवार के सदस्य या तत्व बोल देना, तो नाइट्रोजन परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन परिवार के सदस्य कौन से होते हैं, वर्ग 15 के तत्व होते हैं। इन वर्गों के तत्वों को आप क्या बोल सकते हो, निकोजन तत्व भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, निकोजन तत्व भी बोला जाता है। तो ये बात भी आप रखेंगे, नाइट्रोजन परिवार के जो सदस्य हैं उनको हम बोलते हैं निकोजन, क्या बोलते हैं भाई, निकोजन बोलते हैं, या ऊरक बनाने में भी इसका काम किया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इनको दूसरा नाम बोल सकते हैं, इनको बोला जाता है निकोजन तत्व है, निकोजन, ये लिख लेंगे, निकोजन तत्व भी कहते हैं, निकोजन तत्व भी कहते हैं, इनको निकोजन तत्व भी कहते हैं, ठीक है, निकोजन तत्व भी कहते हैं। और एक बात और रखनी, इनसे उर्वरक भी बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, उर्वरक बनाए जाते हैं, उर्वरक बनाए जाते हैं। तो कौन से वर्ग से उर्वरक बनाए जाते हैं, वर्ग संख्या 15 उर्वरक बनाए जाते हैं। तो ये वर्ग 15 की विशेषता है, किस वर्ग की, 15 की। तो प्रत्येक वर्ग की देखो कई विशेषता, तो मोस्टली जो वर्ग है उनकी विशेषता आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे बात करें वर्ग 16 की, किसकी बात करें, वर्ग 16 की। देखो वर्ग जो 16 होता है, वर्ग कौन सा होता है, 16। अब इसके जो तत्व हैं उनको कहते हैं ऑक्सीजन परिवार, कौन सा परिवार बोलते हैं, ऑक्सीजन परिवार। तो आप इसको बोल सकते हैं ऑक्सीजन परिवार के सदस्य, ऑक्सीजन परिवार के सदस्य, ऑक्सीजन परिवार के सदस्य। तो ऑक्सीजन परिवार के सदस्य कौन से हो जाएंगे भाई, ऑक्सीजन परिवार के सदस्य हो जाएंगे वर्ग 16 के तत्व है। तो ऑक्सीजन परिवार के सदस्य कहा जाता है इसको। बात करें अगर वर्ग 17 की, किसकी बात करें, वर्ग 17 की, ठीक है। तो जो वर्ग 17 होता है, क्या होता है, वर्ग 17 होता है, इसके तत्व को कहा जाता है हेलोजन परिवार के सदस्य। कौन सा परिवार बोलते हैं, हेलोजन, हेलोजन परिवार के सदस्य बोलते हैं इनको, हेलोजन परिवार के सदस्य बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से वर्ग को हेलोजन परिवार के सदस्य बोलते हैं, ये हेलोजन परिवार 17 वर्ग को कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे भाई, किस प्रकार से किसको क्या बोला जाता है, ठीक है भाई। अब आगे बात करेंगे कि भाई प्रत्येक जो कोष होता है, प्रत्येक जो कोष होता है उसमें किस प्रकार से कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात हम करेंगे आगे
तो ये तो वर्गों की बात हो गई। किसकी बात हो गई भाई? वर्गों की कंप्लीट बात होगी। अब बात करेंगे हम आवर्तों की। किसकी बात करेंगे? आवर्तों की। तो देखो आवर्तों की जो बात करें तो आवर्तों को किस प्रकार से बांटा गया है, क्या क्या नाम रखा गया है उनका, ठीक है। ये तो वर्गों की बात होगी। अब बात करेंगे आवर्तों की। किसकी बात करेंगे? आवर्तों की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, आवर्त की बात करेंगे तो देखो आवर्त, प्रथम आवर्त की बात करें। किस आवर्त की बात करें? प्रथम आवर्त। यहाँ पे देखो आवर्तों की बात करेंगे, प्रथम आवर्त। प्रथम जो आवर्त होता है आपका, प्रथम आवर्त, इसमें अगर तत्वों की बात करें तो इसमें 2 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं। प्रथम आवर्त होता है, इसमें 2 तत्व होते हैं, एक तो हाइड्रोजन, एक हीलियम। कौन सा होता है? एक तो हाइड्रोजन होता है और एक आपका हीलियम होता है। एक तो हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है। तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। इसको बोला जाता है, इसका जो नाम होता है वो इसको क्या बोला जाता है? अति लघु आवर्त। क्या बोला जाता है इसको? अति लघु आवर्त बोला जाता है। अति लघु आवर्त। तो कौन से आवर्त को अति लघु आवर्त बोला जाता है? प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अति लघु आवर्त बोला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे आवर्त और तीसरे की। तो दूसरे वह तीसरे आवर्त, दूसरे व तीसरे आवर्त, दूसरे व तीसरे आवर्त की। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व है। दूसरे में भी 8 होते हैं और तीसरे में भी 8 होते हैं। दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और इनको बोला जाता है लघु आवर्त। क्या बोला जाता है? इसका नाम लघु आवर्त बोला जाता है। तो दूसरे और तीसरे आवर्त का जो नाम है वो है लघु आवर्त। क्या बोला जाता है इनको? लघु आवर्त बोला जाता है। इसमें 8 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं भाई? 8 तत्व पाए जाते हैं। तो ये दूसरे और तीसरे आवर्त की बात हो गई। अब बात करेंगे चौथे और पांचवें आवर्त की। किसकी बात करेंगे? चौथे और पांचवें आवर्त की। चौथे एवं पांचवें आवर्त में, चौथे एवं पांचवें, चौथे और पांचवें आवर्त की बात करें। देखो चौथे और पांचवें आवर्त की बात करें तो इसमें होते हैं 18 तत्व। कितने तत्व होते हैं? 18 तत्व होते हैं, ठीक है भाई। इनमें 18 तत्व होते हैं, इसलिए इनका जो नाम है वो इनको बोला जाता है दीर्घ आवर्त। क्या बोला जाता है? दीर्घ आवर्त। इनका नाम होता है दीर्घ आवर्त। क्या बोला जाता है इनको? दीर्घ आवर्त बोला जाता है। तो चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं जिनको दीर्घ आवर्त बोला जाता है। आगे बात करें छठवें आवर्त की। किसकी बात करें? छठवें। तो देखो छठवां जो आवर्त होता है आपका, छठवें व सातवें, छठवें व सातवें आवर्त की बात करें, छठे और सातवें आवर्त, ठीक है। तो छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व है। कौन से तत्व है? 32 तत्व होते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है अति दीर्घ आवर्त। क्या बोला जाता है? अति दीर्घ आवर्त बोला जाता है। अति दीर्घ आवर्त बोला जाता है, ठीक है। अति दीर्घ आवर्त बोला जाता है छठवें और सातवें आवर्त को। तो ये आवर्त होते हैं आपके, क्या होते हैं भाई? आवर्त होते हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं जिसे अति लघु आवर्त बोला जाता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। चौथे और पांचवें में 18 तत्व है और छठवें और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं जिन्हें अति दीर्घ आवर्त बोला जाता है। तो ये आवर्तों की बात हुई। किन की बात हुई भाई? आवर्तों की बात हुई भाई। आवर्तों में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने तत्व पाए जाते हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये वर्ग और आवर्तों की बात हो चुकी है। किन की बात हो गई है? वर्ग और आवर्तों की बात हो चुकी है, ठीक है। अब देखो भाई जो कोष होते हैं भाई इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। एक बार मैं आवर्तों की बात बता दूं। देखो आवर्त सारणी में आपको आवर्त दिखाई देते हैं। ये आपके आवर्त सारणी है, तो इसमें आवर्त देखो ऐसे, ये आपके आवर्त सारणी है। देखो ये पहला आवर्त है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आवर्त हैं। और ये जो लास्ट में आपके जो रखे गए हैं, ये 2 लास्ट में रखी गई हैं, इनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। आप इनको लेंथेनाइड श्रेणी या एक्टिनाइड श्रेणी बोलते हैं। ये आवर्तों से अलग ही रखा गया है, नीचे आवर्तों से नीचे रखा गया है। तो जैसे पहले मैंने बताया था छठे और सातवें आवर्त, तो ये छठे और सातवें आवर्त में नहीं होता है, जिसमें 6वें आवर्तों में आने वाले तत्वों को लेंथेनाइड व ये देखो आपको यहाँ पे लिखा था छठवें आवर्त और सातवें आवर्त, ये नीचे हैं
आवर्त सारणी में नीचे रखा गया, इनको कहाँ रखा गया, नीचे, वो आवर्त अलग हैं ये, इनको आप आवर्त ना लिख के ऐसे बोल सकते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को नीचे रखा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिखा दिए गए हैं ना, ठीक है। तो ये आपकी आवर्तों की बात होगी, किन की बात होगी, ये आवर्तों की। अब देखो किस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कोषों में, तो ये बात आपको जाननी जरूरी है। तो आगे आप नोट करेंगे, देखो आगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रत्येक कोष में, प्रत्येक कोष में, अब कोष देखो क्या है, प्रत्येक कोष में, प्रत्येक कोष में, प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर सूत्र से भरी जाती है। तो आपको पूछ ले कि प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n स्क्वायर, इस सूत्र से भरी जाती है, 2n स्क्वायर सूत्र से भरी जाती है। देखो कैसे भरी जाती है, जहाँ पर n का अर्थ क्या होता है, n कोषों की संख्या होती है, जहाँ पर n कोषों की संख्या है, क्या है भाई, कोषों की संख्या को बताता है, ठीक है। जहाँ पे n आपको क्या बताता है, कोषों की संख्या को बताता है, ठीक है। आप देखो हम पढ़ेंगे जैसे कोष कौन कौन से होते हैं, कोष क्या कौन कौन है, क्रम संख्या कितने कोष हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो आपको एक सारणी बनानी है, जैसे क्रम संख्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रम संख्या, ठीक है, क्रम संख्या। तो ये तो क्रम संख्या हो गई इधर, और इधर हो गया कोष, भाई कौन सा कोष होगा, और इधर भरेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, क्या भरेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है भाई। तो देखो क्रम संख्या 1, पहली क्रम संख्या 1 यानी पहला जो कोष होता है उसको कहते हैं के कोष होता है। अब देखो यहाँ पे 1 है, सूत्र था 2n स्क्वायर, ये था, तो यहाँ पे देखेंगे n की जगह क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि n का अर्थ क्या होता है, कोषों की संख्या। तो n का मान 1 है, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, 2 गुणा 1 बराबर 2, यानी कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 कोष हो सकते हैं। जैसे क्रम संख्या 2 यानी दूसरा कोष के एल, दूसरा कोष कौन सा है, एल कोष होता है। तो दूसरा कोष एल है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो सूत्र वही है 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर बराबर 2 इंटू एन की जगह की बार कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपकी बार 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा कोष आपका, तीसरा कोष, तो तीसरे कोष का नाम होता है एम, क्या नाम देते हैं, एम। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो किसने, 2n स्क्वायर सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे अगर चौथे कोष की बात करें तो ये होता है चौथा कोष आपका n, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2n स्क्वायर, तो ऐसे करेंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 और 32 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे लिखा जाता है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे जो कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं, और चौथा जो कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से ये तत्वों को वगैरह को लिखा जाता है, कोष को कैसे लिखते हैं, आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, इस प्रकार से आपको लिखा दिए गए हैं।
तो अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी आपकी कंप्लीट होने वाली है। अब केवल आधुनिक आवर्त सारणी की क्या देखेंगे, कमियां। तो अब लिखेंगे आगे हेडिंग आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां। फिर इसके बाद आपकी आधुनिक आवर्त सारणी कंप्लीट हो जाएगी ना। आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, ये कमियां देखेंगे भी आधुनिक आवर्त सारणी की क्या कमियां थी। तो पहली कमियां देखो, लिखेंगे कमियों को 1 नंबर लगा के लिखेंगे भाई इसकी जो कमियां थी। आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में रखा गया है, जबकि यह एक संयोजकता दर्शाकर 17वें वर्ग में हेलोजन तत्वों के समान गुण दर्शाता है। भाई देखो हाइड्रोजन का स्थान निर्धारण नहीं हुआ, हाइड्रोजन को पहले वर्ग में रख दिया गया, जबकि इसके गुण कौन से वर्ग से मिलते हैं, 17वें वर्ग से मिलते हैं। तो ये इसकी क्या थी, कमी थी। तो आप लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में रखा गया है, प्रथम वर्ग में रखा गया है, प्रथम वर्ग में रखा गया है, जबकि इसके गुण 17वें वर्ग के तत्वों के समान दर्शाते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन है इसके जो गुण हैं वो 17वें वर्ग से मिलते हैं, जबकि इसको पहले वर्ग में रखा गया है। तो ये इसकी क्या थी, कमी थी। वह आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोजले ने हाइड्रोजन को पहले वर्ग में रखा, जबकि इसमें बात होती है कि हाइड्रोजन को पहले वर्ग में रखा गया, जबकि इसके गुणधर्म 17वें वर्ग से मिलते हैं। ठीक है। दूसरी कमी इसकी ये थी कि लैंथेनाइड, आपको बताया था ना, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड 14 तत्व होते हैं, लास्ट में रखा गया है, इनको आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड को आधुनिक आवर्त सारणी के मुख्य ढांचे में रखा जाना चाहिए था, परंतु उन्हें अलग से रखा गया है। ये भी एक कमी थी इसकी कि एक्टिनाइड और लैंथेनाइड जो श्रेणी थी उनको आधुनिक आवर्त सारणी में नीचे की तरफ रखा गया है, अलग से रखा गया है। कि आवर्त सारणी में तो इनको रखा ही नहीं गया, इनको तो अलग से रख दिया गया, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में थोड़ी सम्मिलित हुआ। तो ये इनकी क्या थी, कमी थी कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी में रखना चाहिए था लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों को, लेकिन इन्होंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों को कहाँ रखा, अलग से रखा। कहाँ पे रखा भाई, अलग से रखा। तो ये इसकी क्या थी, कमी थी। क्या थी भाई, कमी थी। अब ये आपकी क्या हो जाती है, आधुनिक आवर्त सारणी कंप्लीट हो जाती है। इसमें थोड़ा सा और देखेंगे कि आपने देखा कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं भी होती हैं, अधातु भी होती हैं, उपधातु भी क्या होती हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। देखो ये आपकी दे रखी है यहाँ पे धातुएं हैं और उपधातु अधातुएं।
धातुएं तो क्या होती हैं, जो आवर्त सारणी के बाईं तरफ होती हैं, आवर्त सारणी के बाईं तरफ होती हैं वो धातु होती हैं, और दाईं तरफ क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं। और धातु और अधातुओं को एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है, उनको जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर जो तत्व होते हैं उनको बोला जाता है उपधातुएं। क्या बोला जाता है, उपधातुएं बोला जाता है। तो इनकी चर्चा हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। देखो आज हमने ये चीज़ें हम देख ली हैं, तो ये चीज़ें हमको आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है, आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। आधुनिक आवर्त जो सारणी होती है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। तो इसका जो नियम होगा, आवर्त नियम, वो हो जाएगा कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, उन्हें आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। बाकी हमने ये समझा दिया कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, 7 इसके आवर्त होते हैं। ठीक है, तो 7 आवर्त होते हैं और इनकी सभी वर्गों के बारे में बता दिया गया भाई कौन से वर्ग में कौन से तत्व आते हैं, कौन से ब्लॉक में आता है, कौन से तत्व उसमें सम्मिलित होते हैं। आवर्त की बात बता दी भाई कौन कौन से आवर्त होते हैं, उन आवर्तों में कौन कौन से तत्व कितने तत्व होते हैं और इनको क्या क्या नाम बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखेंगे। धन्यवाद।